बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस जो है वो एक राउंडेड इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि तमाम मिलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी हेरिडिटी में ये जो हमारे पास फंक्शन है उनके लिए रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन के अंदर और ऑल द सेलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। नंबर्स यूजुअली ईच सेल कंटेन वन न्यूक्लियस। यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है। टू न्यूक्लियाई मे बी प्रेजेंट इन सम लिवर सेल्स एंड द सम सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उनके अंदर जो है ना वो दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ऑफ द बोन एंड द स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर और ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर मोर देन टू न्यूक्लियाई जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास साइज है। न्यूक्लियस में बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज। उसके बाद इसकी शेप है। न्यूक्लियस की जो शेप हो सकती है दे मे बी राउंडेड, ओवल, फ्लैटेंड, रॉड शेप, बाइलूब्ड जो कि हार्शू की तरह होता है, हार्शू जस्ट लाइक दिस। और इसके अलावा लोबुलेटेड हो सकता है, किडनी शेप्ड हो सकता है जस्ट लाइक किडनी, और इसके अलावा सेगमेंटेड हो सकता है। इसकी पोजीशन जो है न्यूक्लियस में भी सेंट्रल हो सकता है, एसेंटेरिक, पेरिफेरल, बेजल इन पोजीशन, ये यहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद इसकी स्टेनिंग है। द न्यूक्लियस इज ए बेजोफिलिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी जो स्टेनिंग है बेजोफिलिक होगी। इट कैन बी स्टेन्ड विद एनी बेसिक स्टेन एज अ हेमाटोक्सिलिन बिकॉज इट इज़ रिच इन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है रिच होने की वजह से, डीएनए रिच होने की वजह से हेमाटोक्सिलिन जो स्टेन है उसके जरिए आप इसको बेजोफिलिक स्टेन कर सकते हैं। द न्यूक्लियस जो है उसके बाद इसके कंपोनेंट आते हैं। तो न्यूक्लियस के जो मेन जो कंपोनेंट है वो चार मेन कंपोनेंट है। तो न्यूक्लियस चार मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उनमें पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर सैप। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोलस। और जो फोर्थ हमारे पास कंपोनेंट है वो है क्रोमैटिन मटेरियल विच इज ऑफ द टू टाइप्स। एक हमारे पास यूक्रोमैटिन है और दूसरा हमारे पास हेट्रोक्रोमैटिन है। अब हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली उसके चार कंपोनेंट होते हैं। एक जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नंबर 2 हमारे पास न्यूक्लियर सैप है। नंबर 3 हमारे पास न्यूक्लियोलस है। और नंबर 4 हमारे पास जो है ना वो क्रोमैटिन आता है। अब जो हमारे पास क्रोमैटिन आता है वो दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास यूक्रोमैटिन होता है और दूसरा हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन होता है। अब सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस की वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेजोफिलिक मेम्ब्रेन है विच सराउंड द न्यूक्लियस एंड डिसअपीयर्स बिफोर ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, बेजोफिलिक स्टेन आता है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये एक सिंगल लेयर आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर्म्ड ऑफ द टू थिन मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय ए पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके हैज अ क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स ऑन इट्स इनर एस्पेक्ट, और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज ए रफ बिकॉज इट हैज मैनी राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, इसलिए वो रफ होती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन मैनी न्यूक्लियर पोर्स which are covered by the diaphragms. These diaphragms regulate the passage of RNA from inside to outside of the nucleus. तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियर सैप। न्यूक्लियर सैप जो है वो बेसिकली एक कोलाइडल क्लियर सॉल्यूशन है विच इज फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए, लिपिड, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों से मिलके एक कोलाइडल क्लियर सॉल्यूशन बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये बेसिकली होता ही है कि ये हमारे पास क्रोमैटिन है, तो क्रोमैटिन के अंदर जो क्रोमैटिन के दरमियान जो मटेरियल होगा उसको आप इंटरक्रोमैटिन सब्सटेंस कहेंगे। तो न्यूक्लियर सैप बेसिकली जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का, वो जो है ये जो हमारे पास यू और हेट्रोक्रोमैटिन के दरमियान जो हमारे पास कोलाइडल क्लियर सोल्यूशन है वो न्यूक्लियर सैप होता है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियर सैप in the nucleus we have two type of the nuclei: the open phase nucleus in which there is a large amount of the nuclear sap as the nucleus of the liver cell, or the condensed nucleus which contain the less amount of the nuclear sap but it has a very condensed chromatin network, or in the case of the nucleus of lymphocytes. तो basically न्यूक्लियर जो कैप है, न्यूक्लियर जो सैप है उसकी जो अमाउंट है वो डिफाइन करती है कि जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का है।
एक न्यूक्लियस ओपन फेस न्यूक्लियस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैप होता है। अगर वो सैप फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको सैप थोड़ा सा मिल रहा है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास कंडेंस्ड न्यूक्लियस है, जो कि यूजुअली लिम्फोसाइट्स के अंदर होता है। इसी तरह एक दूसरा सेल है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिल रहा है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर सैप है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास ओपन फेस न्यूक्लियस है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर सैप है इसका फंक्शन क्या है? ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियर पोर्स की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियर सैप के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रही है वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो राउंड स्ट्रक्चर है, बेसोफिलिक स्टेनिंग होती है और इसमें आरएनए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस यूजुअली डिसअपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन और रीअपीयर इन दी डॉटर सेल। जब डॉटर सेल बनते हैं तो उसके अंदर ये दोबारा अपीयर हो जाता है और सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है वो मे एनलार्ज इन द साइज इन द सेल दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। जो वो वाले सेल जिनके अंदर प्रोटीन जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, प्रोटीन अगर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा जो रैपिडली डिवाइडिंग मलिग्नेंट सेल्स हैं उनके अंदर भी इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। इन दी फॉर्म इट फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। न्यूक्लियोलस जो है ये बेसिकली प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए का बना होता है। इसके अलावा इसमें सर्टेन एंजाइम भी होते हैं जिनमें हमारे पास एसिड फास्फेटेज और आरएनए मिथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखेंगे तो डार्क बेसोफिलिक मैस होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो लाइट एरिया रिच इन द न्यूक्लियर सैप और जो डार्क एरिया होगा उसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियो नीमा होगा जिसमें रिच होगी फाइब्रिल्स होंगे ऑफ आरएनए एंड डीएनए के डिफरेंट फाइब्रिल्स और ग्रेन्यूल्स होंगे। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोलस और इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए या डिफरेंट आरएनए न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट जोन हैं, उनको हम सेपरेटली अलहदा डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्रोमैटिन मटीरियल सॉरी। तो जो हमारे पास क्रोमैटिन मटीरियल है आप ये देख सकते हो कि ये दे आर बेसिकली बेसोफिलिक पार्टिकल्स और थ्रेड्स हैं जो कि क्रोमोसोम बनाती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के फर्स्ट स्टेज के अंदर क्रोमोसोम बनेंगे, बेसोफिलिक मटेरियल है जो कि थ्रेड के साथ होता है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं विच आर डीएनए बाउंडेड टू द बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो डीएनए जो है ना वो सराउंड कर रहा होता है, या आप कह लें कि उसके अराउंड जो है ना वो इसने सर्कल लिए इनसर्कल्ड होता है। और इसकी जो स्टेनिंग है बेसोफिलिक होती है क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है। और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये कोर्स और फाइन बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पेरिफेरल क्रोमैटिन आएगा और क्रोमैटिन के आइलैंड्स आएंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन होंगे। तो जो पेरिफेरल क्रोमैटिन है वो क्लोज होगा टू द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो क्रोमैटिन के आइलैंड होंगे वो स्कैटर्ड होंगे as the chromatin clumps between the nuclear membrane and the nucleolus। उसके अलावा जो न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन्स होते हैं which represent the condensed chromatin material around the nucleolus। तो न्यूक्लियोलस के अराउंड जो कंडेंस्ड न्यूक्लियर मटेरियल है वो बेसिकली न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन होता है। अब हमारे पास आती है क्रोमैटिन जो मटेरियल है उसकी टाइप्स। तो क्रोमैटिन मटेरियल की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास यूक्रोमैटिन और दूसरा हमारे पास है हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है वो एक्टिव क्रोमैटिन है और जो हमारे पास हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव क्रोमैटिन है। जो हमारे पास यूक्रोमैटिन होता है ये एक्सटेंडेड होता है और ओपन होता है। जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है। जो यूक्रोमैटिन है ये लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नजर नहीं आएगा और जो हमारे पास हेट्रोक्रोमैटिन है वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे कोर्स ग्रेन्यूल्स की शेप में नजर आएगा। यूक्रोमैटिन रिप्रेजेंट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन। ये एक्सटेंडेड और अनक्वाइल्ड पार्ट है किसी भी क्रोमैटिन का। और इसके अलावा दे स्टेन वेरी लाइट विद द बेसिक डाई के साथ, बेसिक स्टेन के साथ बहुत लाइटली ड्रेन होंगे और ये दे स्टेन डार्क विद द बेसिक स्टेन। इसके अलावा दे जो यूक्रोमैटिन है मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन का जो टोटल थ्रेड है उसका मोस्ट एक्टिव जो पार्ट है वो यूक्रोमैटिन होता है। द जीन्स, इसके बाद हमारे पास है द कंट्रोल
दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जो यूक्रोमेटिन है ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जीन प्रेजेंट इन द कंडेंस्ड क्रोमेटिन आर इनएक्टिव। यूक्रोमेटिन के अंदर जो है वो जीन जो है वो एक्टिव होंगी और जो हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है इसके अंदर इनएक्टिव होंगी। उसके बाद फंक्शंस हैं क्रोमेटिन के, इट डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और डीएनए एक बनाता है क्रोमेटिन मटेरियल से, मैसेंजर आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए इसकी सिंथेसिस के अंदर की रोल प्ले करता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस।